नमस्कार, मेरा नाम राजा बिहारी। आप इस वक्त मीडिया वाला देख रहे हैं। देखिए, चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में चंपारण के सबसे हॉट सीट के लेकर के हम लोग बातचीत करने वाले हैं। चंपारण के सबसे हॉट सीट माने जाने वाले अभी कई सीटें हैं, लेकिन उनमें जब सबसे हॉट सीट की बात हो रही है तो वो कल्याणपुर है। और कल्याणपुर विधानसभा में इस वक्त ऐसी पेच फंसी हुई है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो महागठबंधन हो, आरजेडी हो, या फिर एनडीए के बीजेपी हो, या फिर जेडीयू हो, कोई भी पार्टी अपना प्रत्याशी कन्फर्म नहीं कर पा रहा है कि आखिर कल्याणपुर विधानसभा से कौन आ रहा है। ऐसे में हमारे साथ विवेक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, पटना में रहते हैं और पटना की और गांव की राजनीति के बारे में काफी कुछ जानते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर, चंपारण में इस वक्त हम लोग हैं और चंपारण की बात कर रहे हैं और खास करके हम लोग बात करें कल्याणपुर को लेकर। सर, कल्याणपुर में कई बार से जो है कि बीजेपी के विधायक आ रहे हैं, फिर आरजेडी के विधायक आ रहे हैं, फिर बीजेपी आ रहा है, फिर जेडीयू आ रहा है। ये तमाम जो है उलट फिर होते रहता है। लेकिन इस बार की जो है कि राजनीति और रणनीति कहीं ना कहीं कुछ चेंजिंग देखी जा रही है। इसमें कई सारे प्रत्याशी है, जनसुराज से है, बीजेपी से है, उसके बाद में क्या बोलते हैं आरजेडी से है, मतलब नए नए प्रत्याशी, बीएसपी के प्रत्याशी भी है। तो सारे प्रत्याशी मिलकर के इस बार अब क्या लगता है कि कल्याणपुर में किसकी सीट क्लियर हो पाएगी? देखिए, कल्याणपुर विधानसभा 2010 में बना है। 2010 में तो पहली दफा जदयू से कैंडिडेट वहां पे सीट निकाले। बिल्कुल। फिर 15 में आया तो वहां से भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीते। 20 में राजद के खेमे में गया तो राजद के उम्मीदवार जीते। तो कल्याणपुर जब से बना है तो तब से अलग अलग पार्टियों का वहां पे चेंजिंग होते रही है। हाँ, तो ये बहुत 3 बार, अब 3 टर्म चुनाव हुआ है, चौथा टर्म होने वाला है और तीनों बार नए विधायक देखने को मिले हैं वहां। अच्छा जी। तो इस बार क्या लगता है, बीजेपी से लगातार दावेदारी चल रही है, बहुत सारे चेहरे हैं, उसके बाद में आरजेडी से भी चेहरे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उसके बाद एक नई पार्टी जनसुराज पूरे दमखम लगाई हुई है। तो क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, अब थोड़ी थोड़ी चीजों पे आपको जानकारी दे देते हैं। आपने राजद का बोला जी। राजद पे ई फॉरवर्ड का कहीं वहां पे बात ही नहीं है। सिटिंग एमएलए हैं, कैंडिडेट वहीं रहेंगे। अच्छा। कहीं भी देखिएगा तो जो पार्टी, और खासकर वो जिला अध्यक्ष हैं राजद की, तो जिला अध्यक्ष से ही पूछ के तमाम सीट तय की जाती है। तो जिला अध्यक्ष का टिकट कटना लगभग नामुमकिन है। तो मनोज यादव 100% कल्याणपुर विधानसभा से आएंगे, जो महागठबंधन है उसके तरफ से। एनडीए से पेचीदा इसलिए फंसा है क्योंकि जो पुराने वाले कैंडिडेट हैं वो हारे हुए हैं। पहले वो जीते थे, फिर हारे हैं, और एक नैरेटिव सेट हो गया है यहाँ कि उनके निगेटिव छवि बनी है जनता में। थोड़े जनता से कनेक्ट नहीं हुए सचिंदर प्रसाद सिंह। लेकिन सचिंदर प्रसाद सिंह तो जो है कि लोकसभा में जो चुनाव जब हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो फिर वो राधा मोहन सिंह के करीबी लोगों में माने जाते हैं, करीबी है, तो फिर उनका कैसे टिकट कट जाता है? देखिए, यही तो राजनीति का खेल है। पुराने में पहले भी हम लोग बात हुई थी, वहां पे बताए थे। लोकसभा चुनाव में राधा मोहन सिंह के करीबी पहले माने जाते थे सचिंदर प्रसाद सिंह। अच्छा। वही नतीजा रहा कि वो केसरिया से उनको सीट मिला, फिर कल्याणपुर से मनचाहा विधानसभा से भी सीट मिला। लेकिन जैसे 2024 का चुनाव की बारी आई तो सभी को जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं कि सचिंदर प्रसाद सिंह जो विधायक हारे हुए थे, सांसद बनने का सपना सजो बैठे। अच्छा। सांसद के लिए अपना नाम आगे बढ़ाया और पार्टी में चलने लगा से हाँ वहां से दावेदारी को पेश कर। तो स्वाभाविक सी बात है, से हमारे कोई खास हमको गद्दारी करेगा तो हम उनसे दूरियां बनाएंगे। नहीं तो लेकिन यही साथ लेकिन राधा मोहन तो बोल दिए थे कि हम संन्यास लेने वाले हैं इस बार चुनाव नहीं, उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने लोगों ने जो है कि दावेदारी, शालिनी मिश्रा भी उस तरह की दावेदारी पेश की थी सांसद में। ठीक है, वो तो अलग पार्टी से थी, वो पेश की थी। लेकिन सचिंदर सिंह राधा मोहन सिंह के राइट हैंड माने जाते थे। ये एक बार सुझाव ले लेते से, हाँ आप मंत्री जी आप संन्यास ले रहे हैं तो क्या लगता है यहाँ से हम, या आप उनके करीबी है, वो खुद बोलते हैं नहीं हम नहीं लड़ रहे हैं, आ जाओ सचिंदर बाबू तुम ही लड़ रहे हो, ऐसे बात होती। लेकिन आप खुद से उनको बाइकआउट करके आप पार्टी में नाम दे दिए। तो उनकी नाराजगी उनसे है, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है पार्टी लेवल की। क्षेत्र लेवल के आइएगा तो 2015 के चुनाव में जब उनको जीत मिली तो 5 साल उनको मौका था से अपने जनता ने अच्छी पकड़ बनाए। लेकिन इस 5 सालों में उनसे काफी लोग नाराज हुए। और नाराजगी आपके चुनाव के रिजल्ट में देखा, चुनाव वो हारे। देखिए, पिछली बार का क्या हुआ था, 2 ही पार्टी थी, एनडीए और इंडिया गठबंधन। उसमें आपको अधिक चांस था कि आप एनडीए के अलायंस में रहेंगे तो आप चुनाव जीतेंगे, क्योंकि एनडीए की सरकार भी बनी थी। उसके बावजूद भी कल्याणपुर विधानसभा जो सिटिंग एमएलए थे वो खो दिए। बिल्कुल।
तो स्वाभाविक सी बात है उन पर विचार बनेगा। अच्छा, लेकिन बीजेपी से ऐसे लगातार दावे वहाँ पे कई सारे नाम है, जैसे कि ऋतुराज पांडे हो गए, जो इस वक्त अभी राधा मोहन सिंह के काफी करीब देखे जा रहे हैं, ऋतुराज पांडे। उसके बाद में फिर यहाँ पे कई सारे नेता हैं, मंकेश्वर सिंह जी है, ऋतुराज पांडे है, सचिंदर सिंह है, ये सारे नाम हैं यहाँ पे। तीन जो कैंडिडेट है जो पूर्व एमएलए हैं, तो इनके टिकट राधा मोहन सिंह कहीं ना कहीं इन पे विचार कर दिए हैं। मन मुटाव है, कहीं भी उनको सीधा मुंह से भाव नहीं मिलता है। अच्छा, सचिंदर सिंह को। और यहाँ पे इस लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव से जैसे ही ऋतुराज पांडे को राधा मोहन सिंह शामिल करवाते हैं भाजपा में, तो सबसे करीबी अगर कोई नेता माने जा रहे हैं इस मोतिहारी में तो ऋतुराज पांडे। अच्छा, काफी कम समय में काफी ज्यादा कुछ उन्होंने बनाया है। क्योंकि हर समय अगर आप देखिए राधा मोहन सिंह जी को अगर दिल्ली में देखिएगा तो ऋतुराज पांडे को ही दिल्ली में पाइएगा। अच्छा, राधा मोहन सिंह जी को पटना में देखिएगा तो क्या लगता है सचिंदर सिंह का जो जगह था ऋतुराज पांडे ले लिया? हाँ, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, से लगभग जनता भी समझती है। पहले आप देखिएगा केंद्रीय पार्टी में अगर देखेंगे तो पहले सचिंदर बाबू दिखते थे, अब वो नहीं दिखते हैं, वो अब पटना तक सिमट के रह गए हैं। लेकिन अब जैसे सेंट्रल की बात आती है, केंद्र की बात आती है, केंद्रीय राजनीतिक जितने भी नेता हैं उनसे देखिए करीबी अब धीरे धीरे ऋतुराज पांडे को रिप्रेजेंट किया जा रहा है राधा मोहन सिंह जी के द्वारा। तो राधा मोहन सिंह के द्वारा जब हुआ है तो कहीं ना कहीं उनको आश्वासन भी दिया गया होगा। अच्छा, तो कल्याणपुर में ऋतुराज पांडे आने की कितनी परसेंट चांसेस है कि कल्याणपुर ऋतुराज पांडे? देखिए चांसेस जो है यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं। मंकेश्वर सिंह जी भी अपने आप में काफी अच्छी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। भाजपा में कहा जा रहा है कि 25 साल मेहनत किए हैं, पहली बार टिकट के लिए दावेदारी पेश कर। अच्छा, और केंद्र की राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं, पार्टी में बहुत अच्छी पकड़ है। तमाम बड़े नेता, क्योंकि इनको भी वरिष्ठ नेता ही समझे जाते हैं, इनकी भी नाम चला था कि हाँ सांसद की प्रतिनिधि बन सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये राधा मोहन सिंह के अगेंस्ट नहीं गए जितना खुलकर सचिंदर प्रसाद सिंह सामने। अच्छा, तो इनकी भी दावेदारी है और इनकी जो पेट है देख रहा है, जगह जगह बुद्ध मजबूत कर रहे हैं, जगह जगह कार्यकर्ता डेवलप कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो इनकी भी दावेदारी उतना ही मजबूत है जितना ऋतुराज पांडे का है, जितना सचिंदर प्रसाद सिंह। अच्छा, तो ये 3 कैंडिडेट, सचिंदर प्रसाद सिंह का जहां तक लगता है कि राधा मोहन सिंह से मनमुटाव करके आप टिकट तो नहीं ले सकते, कितने भी पार्टी में बात चल जाए, लेकिन अगर भीष्म पितामह जी बोल दिए कि नहीं। अच्छा, एक बात किसकी कितनी परसेंट चांसेस है कल्याणपुर में आने की? देखिए ये आप समझ जाइए 40-40 2 कैंडिडेट रहेंगे, ऋतुराज पांडे और मंकेश्वर सिंह। अच्छा, 60 किसका आएगा? नहीं, ये 40-40, बाकी जो 20 बच रहे हैं। अच्छा, वही सचिंदर प्रसाद सिंह रहेंगे। अच्छा, हाँ, तो मतलब ना के बराबर में सचिंदर प्रसाद सिंह। अच्छा, अगर हम बात करें किसी और पार्टी की, तो यहाँ पे कल्याणपुर में लगातार देखा जा रहा है दमखम जनसुराज से सुबोध तिवारी एक नाम है, लोग लगातार एक्टिव। हालांकि जनसुराज से कई ऐसे प्रत्याशी जो दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार अगर जमखम से देखा जाए पूरी एकदम भौकाल मचाई हो तो सुबोध तिवारी कल्याणपुर में, तो उनकी कितने चांसेस है कि सुबोध तिवारी आ सकते हैं कल्याणपुर में, या फिर जीतने के कितने परसेंट चांसेस है यहाँ पे? देखिए अगर पार्टी मेहनत के ऊपर देखेगी तो स्वाभाविक सी बात है, मेहनत कर रहे हैं, पैसे बहुत खर्च कर रहे हैं, नो डाउट। अच्छा, लेकिन समीकरण जब बात कीजिएगा समीकरण का, एक बात से लोग डिनाई कर देता है, कल्याणपुर में जातीय राजनीतिक नहीं होता है। नहीं, जात पे वोट पड़ते हैं, बहुत फैक्टर होता है। अच्छा, तो इस बार अगर पार्टी के ये थे नेता के मेहनत के ऊपर जाएगा तो सुबोध कुमार तिवारी आएंगे, लेकिन जब समीकरण बैठाया जाएगा तो एनडीए की तरफ से जैसे ही कोई दूसरा प्रत्याशी फॉरवर्ड प्रत्याशी रहेंगे तो जम स्वराज को अपने आप में तलाशना होगा ओबीसी। यहाँ पे SC ST को भी देकर आप सीट नहीं निकाल सकते। अच्छा, क्योंकि ओबीसी की बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ पे देखिएगा तो उनकी वोट वही डिसाइड करते हैं कि हाँ कौन हमारे प्रतिनिधि बनेंगे। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में एक चांद बाबू भी आते हैं जो उस भी ओबीसी समाज से आते हैं। उसके बाद में बीएसपी पार्टी से हैं, तो वो भी लगातार यहाँ पे पिछले टर्म में चुनाव लड़ चुके हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन किए थे, इस टर्म में भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या नहीं लगता कि ओबीसी की काफी वोटें जो है कि चांद बाबू के खाते में जा सकती है? चांद बाबू वोट काट सकते हैं। देखिए जो आपको समीकरण बता रहे हैं, लड़ाई 3 पक्षीय ही रहेगी हमेशा। अच्छा। कोई भी विधानसभा हो, चाहे कल्याणपुर हो या चंपारण में, कोई भी 3 पक्षीय जब लड़ाई रहेगी उसमें कोई और आ ही नहीं सकता। दूसरा जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जिस पार्टी से आने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी,
एक समय पर राष्ट्रीय पार्टी बने थे, लेकिन अब वो किसी भी स्टेट में उनकी सरकार नहीं है और उनकी राष्ट्रीय पार्टी भी समाप्त हो गई। अच्छा। अब क्षेत्रीय पार्टी में उसे मट के रह गए। अच्छा। तो डूबते हुए नैया है, आना बहुत मुश्किल है। अच्छा, लेकिन लगातार देखा जाता है कि चांद बाबू इस बार भी घूम रहे हैं, लेकिन अगर उनके अलावा किसी और पार्टी की बात करें यहाँ पे, तो चांद बाबू के अलावा भी कई ऐसी पार्टियां हैं, नई दलें हैं, हाँ, जो यहाँ पे तमाम लोग लड़ती है। यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं ऐसे हम भी चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। और ये सोशल मीडिया का जो जमाना है ना, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मुखिया चुनाव लड़ने वाले भी जो कभी मुखिया चुनाव नहीं जीतते हैं वो भी पोस्ट कर देते हैं। तो हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं जाएं, जो जमीनी हकीकत है उस पे जाएं। चांद बाबू पहले चुनाव लड़े हैं, इस बार लड़ेंगे। सुबोध तिवारी जन स्वराज के काफी मेहनती नेता हैं। अच्छा। और उनके समिति भी रहे हैं, तो वो भी सक्रिय हैं। मंतोष कुमार सहनी है जन स्वराज से, वो भी सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता दिखती है। अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो उनके जनसंवाद से लेके या पोस्टर बैनर पे जो खर्च होता है उससे आप देखें तो लगता है ऐसे नहीं, ये जमीन पे मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए आरजेडी की, तो आरजेडी क्या इस बार सीट बदल सकती है कल्याणपुर में? नहीं, आरजेडी सीट नहीं बदलेगा। आरजेडी से यहाँ पे अगर बीजेपी अगर सीट बदलती है यहाँ पे, बीजेपी के बजाय अगर जदयू, यहाँ पे एक तमाम हवा चल रही है कि यहाँ पे इस बार कल्याणपुर में खेला हो सकता है कि बीजेपी नहीं लड़के बल्कि जदयू लड़ सकती है। हाँ, तो अगर जदयू यहाँ पे लड़ती है तो फिर जदयू से कौन से प्रत्याशी आ सकते हैं? और जदयू को देखते हुए क्या इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों चेंज होने की बात चल रही है। शालिनी मिश्रा आपने बोला से दावेदारी पेश की थी और तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग हुआ था, तो इस बात से उनके पार्टी के भी लोग नाराज है। अच्छा। से ये कभी भी पार्टी का नहीं हो सकती। दूसरी तब हुई जब नीतीश कुमार को अपने बहुमत सिद्ध करना था, तब वहां पे ये शामिल नहीं हुई, एब्सेंट हो गई। तो इससे भी पार्टी में नाराजगी हो गई कि जब पार्टी की जरूरत आपकी थी तब आप पार्टी में का सहयोग नहीं किए, तो पार्टी आप पे विचार क्यों करे। अच्छा। तो उनकी सीट काटने के लिए हमें लगता है कि भाजपा का यहाँ पे असमंजस है, जदयू का सही में असमंजस है। ये दोनों आपस में चेंज करेंगे। अच्छा। और यहाँ पे जदयू का कोई प्रत्याशी आपको दिखेगा और केसरिया में आपको भाजपा का कोई प्रत्याशी दिखेगा। जदयू से नाम एक निकल के आ रहा है जो कि रजिया खातून, पूर्व विधायक 2010 में जदयू से रह चुकी है, तो लगता है कि वो उनके परिवार से कोई आ सकता है। हाँ, अब्दुल्ला साहब हैं उनके जो शौहर हैं जी, उनके परिवार से लगभग कह सकते हैं आपको, क्योंकि ये राजनीतिक है। राजनीति में कोई भी परमानेंट नहीं होता है। एक समय के अब्दुल्ला जी नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, तो 80% चांस है कि उनके परिवार से कोई है, क्योंकि सक्रिय राजनीतिक है। लेकिन बहुत सारे चीजें देखा जाता है पार्टी स्तर पे, तो वहां पे बहुत सारे चेंज होने की बात आता है। उसके बाद चांसेस है कई कि सारे नए नेता हैं जो दूसरे जगह से भी यहाँ पे चुनाव लड़ाए जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जदयू अलायंस है एनडीए का, और जदयू में काफी सारे बड़े नेता हैं जिनके जैसे मान लीजिए आपके केसरिया के बहुत सारे ऐसे जदयू के नेता होंगे जो वहां पे मेहनत किए हैं, तो उनको कहीं से चुनाव लड़ाया जाए। ऐसे ही बहुत सारे विधानसभा है, तो कहीं से लाकर चुनाव लड़ा जा सकता है ना। कितना परसेंट चांसेस है कि यहाँ पे बीजेपी की सीट नहीं लाके जदयू की सीट आने वाली है कल्याणपुर में? इसके चांसेस अगर आप लीजिएगा तो हमारे जो सोर्स है उससे 99% चांस है कि चेंज होगा ही होगा। कल्याणपुर का सीट चेंज हो जाएगा। हाँ, भाजपा इस बार नहीं आएगी कल्याणपुर में। भाजपा नहीं आएगी। जिस तरीके अभी सोर्स आ रही है, अच्छा, उससे 99%। अब देखिए, जब तक मोहर नहीं लगेगा तब तक 1% डाउट हमेशा रहेगा। तो एक बार मोहर लग जाए फिर इस पे बात करने में मजा आएगा। से चलिए चेंज हुआ है तो अब कौन से नेता इस पे कितना मेहनत करेंगे, क्योंकि समय भी बहुत कम मिलेगा लोगों को। जैसे सीट चेंज होगा इसमें फायदा भाजपा को केसरिया में मंकेश्वर सिंह को होगा। मंकेश्वर सिंह एक ऐसा नेता है जो कल्याणपुर से जितनी तैयारी है उतना ही केसरिया से भी है। अच्छा, मतलब दोनों जगह से तैयारी कर रहे हैं। दूरदर्शी सोच का वो नेता है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। कल्याणपुर में जितनी पेट प्रकार बना रहे हैं केसरिया में भी उतना ही बना रहे हैं। ये नहीं कि हाँ कल्याणपुर में अगर 10 सभा कर रहे हैं तो केसरिया में 5 कर रहे हैं, केसरिया में भी 10 कर रहे हैं, कल्याणपुर में भी 10 कर रहे हैं। अच्छा। तो इससे कहीं ना कहीं उनकी जो भागीदारी है बढ़ जाती है और उनका जो सीट है केसरिया से कहीं ना कहीं कि वो भी दोनों जगह अपना दाव लगाए कि यहाँ नहीं तो वहां मिल जाए, कहीं से भी निकाल ले। वो दूरदर्शी नेता है, सारे चीजों को समझ रहे हैं, राजनीति को बहुत करीबी से देखे। आप पार्टी में 25 साल का अनुभव रहा है और पार्टी कार्यालय में रह के वो सारे चीज जान रहे हैं, वहां से काम किए हैं पार्टी के लिए, तो वो सारे चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ऐसे ही नहीं वो केसरिया से मेहनत कर रहे हैं।
चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और हमारे साथ विवेक जी थे, और तमाम बातें जो कल्याणपुर विधानसभा में हो सकती थी हमने की, और तमाम वो अनुमान हमने लगाया जो कल्याणपुर विधानसभा को लेकर के अनुमान लगाए जा सकते थे। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि खासतौर इन्होंने कहा कि जब मुहर लग जाएगी, जब पार्टी की तरफ से पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन किधर लड़ रहा है, कौन से प्रत्याशी कौन से पार्टी से आ रहा है, या फिर कहाँ पे सीट चेंजिंग हो रही है, इन सब चीजों को लेकर के जब पूरी तैयारियां हो जाएगी उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे कल्याणपुर के बारे में। बाकी आप लोगों को मेरा ये शो जो है कि कैसा लगा, चुनाव पे चर्चा शो हमने जो चालू किया है, इस शो का ये पहला एपिसोड है और कल्याणपुर लेकर के हम लोगों ने बात की है। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने आजू बाजू के लोगों को फैलाइए, और चुनावी माहौल है तो इसमें एक्टिव रहिए आप लोग। वीडियो को लाइक करिए, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।